जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। तो वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत की डीआरडीओ और अमेरिका की डारपा के बीच। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि डारपा अमेरिका के लिए बिल्कुल उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि भारत के लिए डीआरडीओ, और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में कई ऐसी बातें हैं जो काफी कॉमन है। जैसे कि इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को 1958 में स्थापित किया गया था। इन दोनों के ही नाम का पहला लेटर डी है जो कि डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों ही अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। और इन सब के अलावा ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने देश के डिफेंस इन्हेंसमेंट और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर काम करते हैं। लेकिन इन सारी कॉमन बातों के बावजूद भी आज के समय में जो अमेरिका की डारपा है वो डीआरडीओ के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एडवांस है, या यूं कहें कहीं एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। और ये तब है जब ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस 1958 में स्थापित किए गए थे। तो इसलिए आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि लगभग एक ही समय पर स्थापित होने के बावजूद भी बीच में ऐसा क्या हुआ कि डारपा डीआरडीओ से मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के मामले में आगे निकल गई। और हाँ, आज की वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के साथ आपको नई नॉलेज मिलेगी और एक नए तरह का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 में स्थापित की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में स्थित है। और 1958 में डीआरडीओ को डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन और टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके बनाया गया था। और शुरुआत में डीआरडीओ के अंडर केवल 10 लेबोरेटरीज थी, लेकिन आज वर्तमान समय में डीआरडीओ के पास 52 लेबोरेटरीज का नेटवर्क है, जो कि अलग अलग क्षेत्र जैसे कि एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, मटेरियल्स, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम, तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में डिफेंस टेक्नोलॉजीज को विकसित कर रही हैं। और डीआरडीओ भारत की सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा डाइवर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की डारपा की, तो डारपा का मतलब है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और इसे 7 फरवरी 1958 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति dwight D. आइजनहावर द्वारा स्थापित किया गया था। और अमेरिका ने डारपा को खास तौर पर सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बाद अपने एक रिस्पांस के तौर पर स्थापित किया था। हालांकि कमाल की बात यह कि स्पुतनिक 1 केवल एक छोटी सी सैटेलाइट थी, जिसने कुछ ना करते हुए भी यूएस गवर्नमेंट को चिंता में डाल दिया, और उसी के जवाब में यूएस गवर्नमेंट ने डारपा की स्थापना करी। और डारपा को एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट पार्टनर्स, तो इन सभी के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया, ताकि इसके अंदर अमेरिका की फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को एक्सपेंड करने के लिए नए नए तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा सके। और इसके अंदर उन टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की भी योजना बनाई गई जो कि यूएस मिलिट्री की तत्कालीन जरूरतों से काफी आगे की थी। और शुरुआत में डारपा को केवल आरपा के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में से डारपा कर दिया गया, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस हो गया था डिफेंस टेक्नोलॉजीज को विकसित करने में। डारपा का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के वर्जीनिया में आर्लिंगटन में है, और डारपा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डीआरडीओ भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। अब अगर बात करें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर की, तो डीआरडीओ में अलग अलग लेबोरेटरीज और एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या डोमेन को विकसित करने के लिए काम करता है, और अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स और लेबोरेटरीज का ग्रुप मिलकर एक फाइनल आउटपुट देता है। और हर एक ग्रुप के अंडर कई सारी लेबोरेटरीज आती हैं, और ये सभी मिलकर वर्तमान समय की तकनीक को सुधारने का काम करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि डीआरडीओ के स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग तरह का समूह। जैसे कि एरोनॉटिक सिस्टम, तो इस ग्रुप के अंडर 4 लेबोरेटरीज एडीई, एडीआरडी, कैप्स, जीटीआरई के साथ एक सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन आता है। और ये टेक्नोलॉजी क्लस्टर खास तौर पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एरोगैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी, एयरबॉर्न सर्विलियंस सिस्टम, पैराशूट्स, डीसेलरेटर्स, लाइटर देन एयर सिस्टम्स, तो इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में इंगेज रहते हैं। इसी तरीके से आर्मामेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, लैंड बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, तो इन सभी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस, तो ये वाला क्लस्टर आता है। और इसके अंदर जो लेबोरेटरीज काम करती हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिस्टम्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं। और इस एस नाम के क्लस्टर के अंदर ACEM, ARDE, CVRDE, DTRL, HEMRL, PXC, R&DE, SASE और VRDE लेबोरेटरीज आती हैं। और इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए डीआरडीओ के अंदर कई अलग अलग लेबोरेटरीज और एस्टेब्लिशमेंट्स के समूह के साथ टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हैं। वहीं अगर बात करें डारपा की, तो डारपा का जो रिसर्च पोर्टफोलियो है वो डीआरडीओ से काफी अलग है, क्योंकि एक तो इसे 6 टेक्निकल ऑफिसेस मैनेज करते हैं, और इन ऑफिसेस को जिम्मेदारी दी गई होती है ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की।
और इन 6 टेक्निकल ऑफिस के अलावा कुछ एडिशनल ऑफिस भी होते हैं जो कि स्पेशल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। और डार्पा को कई अलग अलग सपोर्ट ऑफिस के कंट्रीब्यूशन से भी फायदा मिलता है। लेकिन अगर बात करें डार्पा के 6 मेन टेक्निकल ऑफिस की, तो उनमें शामिल है BTO यानी कि बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज ऑफिस, दूसरा है DSO यानी कि डिफेंस साइंस ऑफिस, तीसरा है I2O यानी कि इंफॉर्मेशन इनोवेशन ऑफिस, चौथा है MTO माइक्रो सिस्टम्स टेक्नोलॉजी ऑफिस, पांचवा है STO स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ऑफिस और छठा है TTO टैक्टिकल टेक्नोलॉजी ऑफिस। तो ये तो होगी DRDO और डार्पा से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। कल्पना कीजिए कि आप एक इंटरव्यू देने गए और उस इंटरव्यू में एक और कैंडिडेट आपसे पहले वहां पर मौजूद है, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जो हर काम आपसे पहले, आपसे तेजी से और आपसे ज्यादा परफेक्ट तरीके से कर सकता है। तो फिर उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? अब आप जरा कल्पना से बाहर आइए और ये सोचिए कि पिछले कुछ सालों में हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या रही हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सोशल इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, खास करके रोबोटिक्स, AI, तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सोसाइटी की अभी कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आगे कम होने के बजाय और बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं कि अब किस तरीके से रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई ऑटोमेशन इंडस्ट्री किस तरीके से दुनिया के किस किस हिस्से को प्रभावित कर सकती है, आपकी सोसाइटी और आपको किस हद तक प्रभावित कर सकती है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे एक बेहद ही खास ऑडियो बुक जिसका नाम है हाउ रोबोट्स विल स्टील योर जॉब्स। ये जो ऑडियो बुक है ये भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर हिंदी में उपलब्ध है और इसका पहला एपिसोड आप में से हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से सुन सकते हैं। तो अगर आप इस यूनिक प्लेटफॉर्म को ट्राई करने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय से ट्राई करने का, क्योंकि अभी के समय इसमें बहुत ही खास ऑफर है और वो ये है कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करके कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपीज़ में हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जो ये पूरा ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स तक के लिए ही वैलिड है। तो अगर आप इस यूनिक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद इस हाउ रोबोट्स विल स्टील योर जॉब्स वाली ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। और वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। अब अगर आप इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन इनके अपने अपने क्षेत्र जिसमें इन दोनों ने महारत हासिल करी है, तो उसके हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस एक सेम ग्राउंड लेवल पर हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस मौजूदा टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने के साथ साथ अपने अपने देश के लिए नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की जरूरतों पर भी काम कर रहे हैं। जैसे कि DRDO का विजन है अत्याधुनिक स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम के साथ राष्ट्र को सशक्त बनाना। DRDO का मिशन है भारत की डिफेंस सर्विसेज के लिए अत्याधुनिक सेंसर्स, वेपन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, एलाइड इक्विपमेंट, तो इन सभी को डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस करना और सर्विस को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के साथ हमारे ट्रूप्स के वेलबींग को भी प्रमोट करना। हालांकि होने को तो DRDO स्वतंत्र है, लेकिन अभी भी इसका अधिकतर हिस्सा सरकार के ही अधीन आता है और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या पर्टिकुलर डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। अभी DRDO में लगभग 5000 के आसपास साइंटिस्ट हैं और करीब 25,000 से अधिक सबऑर्डिनेट साइंटिस्ट, टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सनल हैं। DRDO के अंडर साइंटिस्ट के अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। साइंटिस्ट B, C, D, E, F, G, H वाले लेवल पर जो साइंटिस्ट है वो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट में आते हैं, यानी कि जितना बड़ा लेटर तो वो साइंटिस्ट उतना ज़्यादा सीनियर हुआ। और फिर H के बाद आता है DS यानी कि डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट, और DS के बाद आता है DRDO के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D चेयरमैन। और आपको ये भी बता दें कि DRDO डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को कॉन्टैक्ट नहीं करती है। हालांकि अभी के समय इसमें कुछ बदलाव होने लग गए, लेकिन अधिकतर समय DRDO के कस्टमर में आर्मी हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स रहते हैं, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स के पास डिजाइन और कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और DRDO के अंदर जो साइंटिस्ट और बाकी के पर्सनल काम करते हैं तो वो हमारी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार परियोजनाएं लेते हैं और इसी के अनुसार टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं। और जबकि एक समय ऐसा भी था जब केवल DRDO डिजाइन करती थी और फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे इंडस्ट्री को ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन आज के समय में DRDO ने कई सारी इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज को विकसित कर लिया है, जो कि पहले के समय में मौजूद नहीं थी। वहीं अगर बात करें अमेरिका की डार्पा की, तो डार्पा का सीधा उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज पर काम करना, और जिसमें वे एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट पार्टनर्स के कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। और जो डार्पा है वो बाकी के मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट से स्वतंत्र है और ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के सीनियर को रिपोर्ट करती है। डार्पा के 6 टेक्निकल ऑफिस में वर्तमान समय में करीब 220 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और करीब 100 के आसपास प्रोग्राम मैनेजर्स भी हैं, जो एक साथ 250 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम जिन प्रोग्राम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो वो उन सरकारी लोगों में बिल्कुल भी नहीं आते जिनके पास टेक्निकल नॉलेज जीरो हो।
बल्कि एक्चुअल में ये सभी प्रोग्राम मैनेजर्स अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी को रीशेप करने के आइडियाज होते हैं। जो ये प्रोग्राम मैनेजर्स हैं वो डारपा के ऑफिस डायरेक्टर्स और उनके डेप्यूटीज को रिपोर्ट करते हैं, जो कि उनके ऑफिस के टेक्निकल डायरेक्शंस, प्रोग्राम मैनेजर्स की हायरिंग और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और डारपा के टेक्निकल स्टाफ को सिक्योरिटी, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इश्यूज, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशंस, तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स द्वारा भी सपोर्ट प्राप्त होता है। और ये वो लोग हैं जो प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए उनके छोटे कार्यकाल के दौरान भी बड़ी चीज़ों को हासिल करना संभव बनाते हैं। और डारपा के अंडर जो प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं वो डिफेंस इकोसिस्टम के साथ भी कांटेक्ट में होते हैं, जो कि बाद में अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने खुद के स्टार्टअप को भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर अब आप डीआरडीओ डारपा के मोटो और विजन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो डीआरडीओ है वो आवश्यकता के अनुसार काम करने और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक चीज़ों को अत्याधुनिक बनाने पर अधिक काम करती है। वहीं अगर बात करें इसके काउंटर पार्ट डारपा की, तो डारपा शुरू से ही नए नए इनोवेशंस पर काम करने के लिए जानी जाती है। और डारपा के पास यूएस मिलिट्री की तत्कालीन जरूरतों के परे जाकर भी नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने का मिशन है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि डीआरडीओ एक नॉन कमर्शियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट रूल्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उन सभी चीज़ों से डीआरडीओ बधी हुई है। वरना अगर देखा जाए तो जो R&D लेबोरेटरीज होती हैं तो उनका फोकस डिलीवरेबल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर कम रहता है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि डीआरडीओ एक तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरह है, जो कि टीचिंग और लर्निंग यानी कि सीखने और सिखाने वाले बिजनेस में है। और इसी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि डिज़ाइन की गई कई सारी चीज़ें एक्चुअल फील्ड में आने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेती है, और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हुआ डिले पूरी परियोजना को ही उसकी टाइमलाइन से पीछे कर देता है। इसके अलावा अगर बात करें डीआरडीओ और डारपा की बजट की, तो 2021-22 के लिए डीआरडीओ को जो बजट अलॉट किया गया है वो है करीब 21,330.2 करोड़ रुपीस, लगभग 2.67 बिलियन US डॉलर्स। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसमें डीआरडीओ के अंदर करीब 5,000 साइंटिस्ट और करीब 25,000 से अधिक सपोर्टिंग पर्सनल भी हैं। वहीं अगर बात करें डारपा की, तो डारपा का 2021-22 का बजट है 3.868 बिलियन US डॉलर्स। और डारपा के अंडर जो लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं वो केवल 220 हैं, और अगर आप एडिशनल 100 प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी काउंट कर लेंगे तब भी ये 320 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप सीधे तौर पर तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि डारपा के पास डीआरडीओ के मुकाबले 1% से भी कम का स्टाफ है। और कमाल की बात तो यह है कि डीआरडीओ के पास इतने सारे एम्प्लॉयज होने के बावजूद भी डीआरडीओ का बजट डारपा से कम है। तो इसलिए आप ये बात समझ सकते हैं कि डीआरडीओ का आधा बजट सैलरी और सपोर्टिंग स्टाफ में ही चला जाता है। और अगर आप लैब सपोर्ट और उसकी कॉस्ट को भी काउंट करेंगे तो ये कॉस्ट और भी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि डीआरडीओ के पास अधिक कर्मचारी हैं, तो इसलिए डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। और ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जहाँ पे डारपा कम स्टाफ होने के बावजूद भी डीआरडीओ से आगे है। आपको ये भी समझना होगा कि डारपा जो है वो डायरेक्टली रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि ये उन लोगों को हायर करते हैं जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, और फिर उन लोगों को फंडिंग देते हैं। लेकिन रही बात डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ सब कुछ ही इन हाउस करती है, और जिस वजह से कई सारी परियोजनाओं में देरी भी हो जाती है। अब उसका कारण यह है कि हर बार स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ को लैब विकसित करनी पड़ेगी, और एक नई परियोजना के लिए नई लैब बनाने में समय तो लगेगा ही। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि अभी भी हमारे पास टर्बोफैन हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए टेस्ट बेड या फिर टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, और इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। अब अगर ऐसे में हमने टेस्टिंग के लिए दूसरे देश में भेजा, वहाँ पे कुछ कमी आ गई, तो हमें उसे वापस लाना पड़ेगा। हम भारत में वापस लाएंगे, उसे फिर से डिज़ाइन करेंगे और फिर वापस से उस देश में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे कितना समय बर्बाद हो रहा है। और अगर अब ऐसे में वही सेम फैसिलिटी भारत में ही होती तो ये सीधे सीधे बहुत सारा समय और पैसा भी बचा सकती थी। और बाकी बजट की कमी तो वैसे भी ऑलरेडी है ही, और एक्चुअल रिसर्च के लिए जितना बजट उपलब्ध होना चाहिए तो वो अभी भी उपलब्ध नहीं हुआ है। और अगर डीआरडीओ को आर्मी के लिए कुछ विकसित करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज की भी जरूरत होती, लेकिन हुआ ये कि डीआरडीओ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ फंस गई, जो कि अपने डिले प्रोसेस के लिए अलग से जानी जाती थी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ग्रेनेड टाइमर वाला डिले ले सकते हैं, जिस वजह से आर्मी को जो मॉडर्न ग्रेनेड्स 2010 में मिलने चाहिए थे वो हमें जाकर मिले 2020 में। और इससे ये भी पता चलता है कि भले ही रिसर्च हो गई हो, लेकिन डिजाइनिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ध्यान नहीं रखा गया था, या फिर जो इंडस्ट्री है वो रिसर्च लेवल को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं थी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरी वाली बात ज़्यादा सही लगती है। और एक वजह यह भी है कि आखिर क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया गया। अगर बात करें डीआरडीओ की कुछ बड़ी परियोजनाओं की, तो एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में LCA तेजस फाइटर का सबसे बड़ा योगदान है। और आपको ये पता होना चाहिए कि HAL LCA तेजस की मेकर है, लेकिन जो डिजाइनर है वो डीआरडीओ लेबोरेटरी ADE है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स के फील्ड में और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर का अपग्रेड, AMCA, स्विफ्ट प्रोग्राम, रुस्तम UAVs, अभ्यास ड्रोन, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। अगर बात करें आर्मामेंट्स की, तो बॉडी आर्मर, हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग, एक्सप्लोजन किट, स्मॉल आर्म्स, गन्स, एम्यूनिशन, ATGM आर्टिलरी, टैंक्स,
जिन पर डीआरडीओ ने काम किया है और कर भी रही है। और केवल लैंड और एयरबेस प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, बल्कि डीआरडीओ ने कई सारे नेवल प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। वहीं अगर बात करें डार्पा के प्रोजेक्ट्स की, तो वैसे तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आधार पर ये ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है कि डार्पा के किस टेक्नोलॉजी क्लस्टर के अंडर आता है, लेकिन आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर की जो अधिकतर इंपॉर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं तो उनकी जड़ें डार्पा से ही जुड़ी हुई हैं। और क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट जिसका इस्तेमाल करके आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आप चुटकियों में हासिल कर लेते हैं, तो एक्चुअल में डार्पा का ही ब्रेन चाइल्ड था, जो कि आरपा नेट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए इस परियोजना को इनिशिएट किया था। और डार्पा ने और भी कई सारी परियोजनाओं पर काम किया है, जैसे कि डिफेंस शील्ड्स, न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्शन, इंफ्रारेड सेंसिंग, गामा रेज डिटेक्शन और ऐसी बाकी सब। इसके अलावा डार्पा ने जो ट्रांजिट बनाया था तो उसने ही जीपीएस को बनाने का रास्ता खोला था। इसके अलावा रोबोटिक्स के क्षेत्र में बॉस्टन डायनेमिक्स द्वारा बनाए गए बिग डॉग जैसे रोबोट्स जो डार्पा के अंडर ही आते हैं, लेकिन इन्हें बनाया है प्राइवेट प्लेयर्स ने। बाकी यूएस का वर्तमान समय का हाइपरसोनिक प्रोग्राम, थॉर प्रोग्राम, 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें डार्पा के अंडर ही होती हैं। इसके अलावा डार्पा का EATR नाम का एक प्रोजेक्ट भी है, जिसमें कुछ ऐसे रोबोट्स को बनाने पर काम चल रहा है जो इंसानों की तरह जानवरों की तरह भी दौड़ने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए ब्लड फार्मिंग, एक्सोस्केलेटन प्रोग्राम, इंसान की दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए न्यूरल इम्प्लांट्स, एक्सकैलिबर लेजर एंड व्हीकल्स जो कि सड़क पर दौड़ने के अलावा हवा में उड़ने में भी सक्षम हो, प्रोजेक्ट सबनेट्स। तो ये वो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पर डार्पा काम कर रही है। और हमने कुछ इसलिए कहा क्योंकि ये कुछ ही ऐसे प्रोग्राम है जिनके बारे में दुनिया जानती है और इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। वरना डार्पा अधिकतर जिन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है तो वो पब्लिक डोमेन में रिवील नहीं किए जाते हैं और वो हाईली क्लासिफाइड होते हैं। तो अगर आप इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के मामले में डार्पा डीआरडीओ से आगे है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वो ये है कि डार्पा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उन प्राइवेट प्लेयर्स को हायर करती है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ ने भी प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप हम सब देख ही रहे हैं कि जब से मिलिट्री के सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया तो उसके हमें फायदे मिलने शुरू भी हो गए। पर चूंकि ये कदम पहले नहीं उठाया गया तो उसी वजह से हम अभी भी डार्पा से लगभग एक दशक पीछे हैं। लेकिन आपको एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि अगर आप भारतीय संदर्भ से देखेंगे तो डीआरडीओ ने हमेशा अलग अलग पहलुओं में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम जो हर एक क्वार्टर में नई मिसाइल्स, हर एक महीने अलग अलग मिसाइल टेस्ट, ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं तो ये इस बात को भी साबित करती है कि डीआरडीओ हर दिन अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को विकसित करती जा रही है। लेकिन यहाँ पे उन कमियों को ढूंढ के इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है जो अभी भी कहीं ना कहीं डीआरडीओ की रफ्तार को कम कर रही है। हालांकि डीआरडीओ डार्पा दोनों ही 1958 में स्थापित हुई थी, लेकिन डीआरडीओ ने ऐसे कई सारे इश्यूज़ को फेस किया है जो कि डार्पा ने फेस नहीं किए और यही कारण भी है कि डार्पा डीआरडीओ से आगे निकल गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां डार्पा का मेन फोकस सरप्राइजिंग टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर है, तो वहीं डीआरडीओ पिन से लेकर पल्स जेट रॉकेट इंजन हर एक चीज़ को विकसित करने पर काम कर रही है। यहाँ तक कि डीआरडीओ ने चाइनीज़ वायरस यानी कि कोविड-19 की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तक को विकसित किया है जो डीआरडीओ की डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाती है। हालांकि डीआरडीओ में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज अभी भी सामने आता है। वहीं अगर बात करें डार्पा की, तो डार्पा जो काम करती है तो उसका एक्सेस किसी भी लॉबी या किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं होता है। यूएस गवर्नमेंट के कुछ ही लोग होते हैं जो डार्पा के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं, जिनको डार्पा की परियोजनाओं का एक्सेस होता है। बल्कि भारत में तो इम्पोर्ट लॉबी की वजह से भी कई सारी परियोजनाएं डिले हो जाती हैं या फिर कैंसिल हो जाती हैं और स्वदेशी परियोजनाओं को हटाकर विदेशी पार्ट्स को प्राथमिकता देना पहले कुछ ज़्यादा ही प्रचलित था। वो तो अच्छी बात यह है कि मौजूदा सरकार की मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज़ के चलते अब स्वदेशीकरण को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें इन हाउस बनाना फिर उसे टेस्ट करना ये काफ़ी कॉस्टली भी साबित होता है। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़े पैमाने पर समझे बिना टेक्नोलॉजी को रखने या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ सहयोग करने से एक बड़े पैमाने पर देरी भी होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर डीआरडीओ डोमेस्टिक कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए तत्पर है तो फिर उसे रिसर्च के क्षेत्र में भी बढ़ाया जा सकता है और इससे होगा यह कि जो कॉस्ट आएगी वो भी शेयर हो जाएगी। और ऐसा ही एक कदम भारत सरकार ने PLI को लॉन्च करके उठाया भी है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा RLI यानी कि रिसर्च लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो इस पर भी सरकार काम कर रही है। और आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है इसने निश्चित रूप से डीआरडीओ को एक बहुत बढ़ावा दिया है। और अब कई सारे सिस्टम्स को डेवलप और को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ कई सारी इंडस्ट्रीज के साथ MOU साइन कर रही है। डीआरडीओ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है और अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स को डीआरडीओ ने करीब 1474 से अधिक टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी ट्रांसफर कर भी दी हैं। इन सबके अलावा डीआरडीओ IITs, IISCs तो इन सभी के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही है ताकि वहाँ से यंग माइंड्स की नॉलेज का फायदा उठाया जा सके और भारत को और भी अधिक टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाया जा सके। और ऐसा करके डीआरडीओ अपने कम बजट को भी और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। और ऐसा करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत की चाइना जैसी एडवर्सरीज ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे जाती जा रही है और अभी डीआरडीओ को कई सारे पहलुओं पर काम करना है, फिर चाहे वो रोबोटिक्स से लेकर गन्स हो या फिर टैंक से लेकर वॉरशिप्स।
बाकी डार्पा के कंपैरिजन में निश्चित रूप से डीआरडीओ भी पीछे ही है, लेकिन अब हम धीरे धीरे उनको पकड़ रहे हैं। और इसको और तेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, या तो अपनी मैन पावर के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाए और या फिर प्राइवेट कोलैबोरेशन को जितना पॉसिबल हो सके उतना बढ़ाया जाए। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। बस ध्यान रहे जो ये ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।